नमस्कार, मैं आज श्रुति वोहरा एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन में। तमाम बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादनगर के श्री तरुण सागरम तीर्थ में भगवान पारसनाथ मूर्ति और मंदिर स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम योगी ने कहा कि भारत की परंपरा भारत के ऋषियों, संतों और मुनियों की महागाथा है। ये महागाथा युगों युगों से विश्व मानवता के लिए एक प्रेरणा रही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ और वहां भव्य भगवा ध्वजारोहण प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों द्वारा संपन्न भी हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव का स्मरण प्रत्येक व्यक्ति बहुत श्रद्धा भाव से करता है। काशी में 4 जून तीर्थकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा भी है। महागाथा का श्रवण करके, उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने आगे के भविष्य को तय की है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज भी भारत के अंदर हमारी वे पवित्र उपासना विधियां उसी रूप में, उसी श्रद्धा भाव के साथ कार्य करते हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 3 दिन पूर्व यह हमारा सौभाग्य है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में कार्य को पूर्ण करने के इस महायज्ञ का पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ ही भव्य भगवा ध्वज का आरोहण श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। पूरा देश और पूरी दुनिया भारत के सनातन के इस वैभव को देखी है, उसको अनुभव की है। और अयोध्या की जब बात आती है तो उसी इक्ष्वाकु कुल के प्रथम राजा भगवान ऋषभ देव, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनका स्मरण भी हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव और अयोध्या में 4 ऐसे पवित्र जैन तीर्थंकर उसी अयोध्या की धरती में पैदा हुए। काशी, जो दुनिया की आध्यात्मिक नगरी कही जाती है, उस काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। अभी पिछले दिनों मुझे श्रावस्ती जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पे बर्फ पे भगवान संभवनाथ जी का जन्म जैन तीर्थंकर के रूप में, उनका जन्म उसी श्रावस्ती की धरती पे हुआ था। भगवान महावीर का जन्म यद्यपि वैशाली में हुआ, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम, जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम पावा नगरी के रूप में हम लोगों ने उसके नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यानी ये 24 जैन तीर्थंकर जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, जिन्होंने करुणा की, मैत्री की, अहिंसा की, जियो और जीने दो की एक प्रेरणा विश्व मानवता को दी। और केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव जंतु के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। वह आज भी उसकी प्रासंगिकता उसी रूप में बनी हुई है। हमें इस बारे में जरूर ध्यान रखना होगा कि अगर मानव सभ्यता को विकास की नित नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो हमें भारत के अध्यात्म की शरण में जाना पड़ेगा।
याद रखना, अध्यात्म के साथ ही भौतिक विकास हो, सांस्कृतिक उन्नयन हो, या आध्यात्मिक उन्नयन के लिए एक सुरक्षित वातावरण चाहिए, सुसभ्य वातावरण चाहिए, साफ सुथरा वातावरण चाहिए। और यह भारत ने ही पहले भी दुनिया को दिया है, आज भी विश्व मानवता के लिए वह संदेश भारत का ही है, भारत के ऋषि मुनियों का है, भारत की परंपरा का है, भारतीय संस्कृति का है। हम सबको इस बारे में गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम सब इन सभी संदेशों को लेकर के, जो भारत की ऋषि मुनि परंपरा ने हम सबको दिया है, अगर हम इसका आत्मसात करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं, तो यही विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। आप याद करिए, गत वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय अप्रैल में दिल्ली में विश्व नौकार महामंत्र दिवस पर वन वर्ल्ड वन चैंट कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, उस अवसर पर उन्होंने 9 संकल्पों को हम सबको प्रदान किया था। वे 9 संकल्प थे कि पानी का बचत, दूसरा था एक पेड़ मां के नाम, तीसरा था स्वच्छता का मिशन, चौथा था वोकल फॉर लोकल, पांचवा था देश दर्शन, छठा था नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती, सातवां था हेल्दी लाइफ स्टाइल यानी योग और खेल को जीवन में लाना, और 9वां था गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों की भलाई के लिए सदैव समर्पित भाव के साथ कार्य करना। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जैन मुनियों की जो परंपरा है, उसी पवित्रता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैंने भी यहां पर जब मैं आया था, मैंने आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, उपाध्याय मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की दिनचर्या को देखा है, और मैंने जो देखा उनके बारे में सुना। जो मैं देख रहा था कि 557 दिनों की कठोर साधना, 496 दिनों की निर्जल उपवास, तप, अनुशासन और आत्म संयम का एक अद्भुत उदाहरण इसमें हमें देखने को मिला है। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर हम संकल्प ले लें तो पिंड माही ब्रह्मांड समाया, यानी सब कुछ जो कुछ हमें बाहर दिखाई दे रहा है, वह सब कुछ हमें इस शरीर में अनुभव होते हुए दिखाई देगा। और यह मुझे प्रसन्न सागर जी महाराज की साधना के माध्यम से देखने और अनुभव करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर जब इस पवित्र कार्यक्रम में पंच कल्याणक महामहोत्सव में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, यहां पे मुझे भगवान पार्श्वनाथ और क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज के इस पावन गुफा मंदिर के लोकार्पण के समारोह में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आयोजकों को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पंच कल्याणक महामहोत्सव के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज और उनसे जुड़े हुए सभी अन्य जैन मुनियों को यहां पर नमन करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंप्स का उद्घाटन किया है। उनका कहना है कि पिछले 6 से 7 सालों में भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र बड़े बदलावों से गुजर रहा है और यह अब खुल चुका है। सहयोगी और नवाचार से प्रेरित अर्थतंत्र भी बन गया है। स्पेस सेक्टर में एक अभूतपूर्व अवसर का साक्षी बन रहा है।
आज भारत के स्पेस इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर बड़ी उड़ान भर रहा है। स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है। हमारी युवा शक्ति की इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप आज नई बुलंदी छू रही है। और आज ये कार्यक्रम इस बात का प्रतिबिंब है कि आने वाले समय में भारत ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम में एक लीडर बनकर उभरेगा। मैं पवन कुमार चंद्रा और नागा भर डाका को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप दोनों नौजवान देश के अनेक यंग स्पेस एंटरप्रेन्योर्स, हर युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप दोनों युवाओं ने खुद पर भरोसा किया। आप रिस्क उठाने में पीछे नहीं रहे और इसका परिणाम आज पूरा देश देख रहा है। देश आप पर गौरव कर रहा है, गर्व कर रहा है। साथियों, भारत की अंतरिक्ष यात्रा बहुत सीमित संसाधनों से शुरू हुई थी, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षाएं भी सीमित नहीं रही। वो भी एक जमाना था, एक साइकिल पर रॉकेट का हिस्सा ले जाने से लेकर दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल तक भारत ने सिद्ध किया है कि सपनों की ऊंचाई संसाधन से नहीं, संकल्प से तय होती है। इसरो ने दशकों तक भारत की स्पेस यात्रा को नई उड़ान दी है। क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी और वैल्यू, हर प्रकार से भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। साथियों, हम सब जानते हैं कि बदलते हुए इस समय में स्पेस सेक्टर का कितना विस्तार हो रहा है। ये कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, मरीन मॉनिटरिंग, अर्बन प्लानिंग, वेदर प्रिडिक्शन और नेशनल सिक्योरिटी का आधार बन चुका है। और इसलिए ही हमने भारत के स्पेस सेक्टर में ऐतिहासिक रिफॉर्म्स किए। सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट इनोवेशन के लिए ओपन किया। नई स्पेस पॉलिसी तैयार की गई। हमने स्टार्टअप्स को, इंडस्ट्री को इनोवेशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया। हमने
इन स्पेस की स्थापना की, अपने स्टार्टअप्स के लिए इसरो की फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी को उपलब्ध कराया। यानी भारत ने बीते 6-7 वर्षों में ही अपने स्पेस सेक्टर को एक ओपन, कोऑपरेटिव और इनोवेशन ड्रिवन इकोसिस्टम में बदल दिया है। आज के कार्यक्रम में हमें इसी की झलक दिखाई दे रही है और गर्व की अनुभूति हो रही है। साथियों, भारत का युवा देश हित को सर्वोपरि रखकर चलता है। वो हर अवसर का सही इस्तेमाल करता है। जब सरकार ने स्पेस सेक्टर को ओपन किया तो देश के युवा और खासकर हमारे जेएनजी यूथ इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए आगे आ गए। आज भारत के 300 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स भारत के स्पेस फ्यूचर को नई उम्मीदें दे रहे हैं और इसमें भी खास ये कि हमारे अधिकार और हमारे अधिकतर स्पेस स्टार्टअप्स इसकी शुरुआत बहुत छोटी टीम से हुई है और मुझे इन सबको पिछले 5-6 साल में लगातार मिलने का अवसर मिला है। कभी 2 लोग, कभी 5 साथी, कभी एक छोटा सा किराए का कमरा। टीम छोटी थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन इरादे नई बुलंदी छूने के हैं। यही वो भावना है जिसने भारत में प्राइवेट स्पेस रिवॉल्यूशन को जन्म दिया है। आज ये जेएनजी इंजीनियर्स, जेएनजी डिजाइनर्स, जेएनजी कोडर्स और जेएनजी साइंटिस्ट नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। प्रोपल्सन सिस्टम हो, कंपोजिट मटेरियल्स हो, रॉकेट स्टेजेज हो, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स हो, भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है। साथियों, आज दुनिया में छोटे सैटेलाइट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। लॉन्च फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ रही है। नई नई कंपनियां सैटेलाइट सर्विसेज देने लगी हैं और स्पेस अब एक स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में जगह बना चुका है। इसलिए आने वाले वर्षों में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी कई गुना बढ़ने वाली है। ये भारत के युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, भारत के पास स्पेस सेक्टर में जो कैपेबिलिटी है, वैसी कैपेबिलिटी दुनिया में केवल कुछ ही देशों के पास है।
हमारे पास एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं, हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, वर्ल्ड क्लास लॉन्च साइट्स हैं और इनोवेशन को प्रोत्साहन करने वाला माइंडसेट है। भारत की स्पेस कैपेबिलिटी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और रिलायबल भी है। इसी वजह से दुनिया की भारत से बहुत अधिक उम्मीदें हैं। ग्लोबल कंपनीज भारत में सैटेलाइट्स बनाना चाहती हैं, भारत से लॉन्च सर्विसेज लेना चाहती हैं, भारत के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप चाहती हैं और इसलिए हमें इस समय का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बिश्केक में सीएसटीओ की मीटिंग में पहुंचे, जहां जपारोव में उनका स्वागत किया गया। मीटिंग में शामिल लोग ऑपरेशनल और कॉम्बैट ट्रेनिंग के क्षेत्र में मिलकर काम करने, संकट से निपटने के सिस्टम को बेहतर बनाने और इंफॉर्मेशन एनालिटिकल एक्टिविटीज पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि पुतिन के अलावा लुकाशेंको, जपारोव, टोकायव और रहमोन भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। हमीरपुर में विद्युत विभाग ने ट्रांसफार्मर रखने के लिए जिलेबेर में लगभग 72 स्ट्रक्चर बनाए हैं, जो इस वक्त एक स्ट्रक्चर की अगर बात कर ली जाए तो वो लगभग 50,000 की लागत से बनाया जा रहा है। इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए प्राइवेट ठेकेदार को कार्य सौंपा भी गया है। जांच पड़ताल में पाया गया है कि ठेकेदार प्रत्येक स्ट्रक्चर में घटिया सामग्री का उपयोग कर भारी अनियमितता पर आम जनता के टैक्स से निकलने वाले बजट को हिलने लगाने से मुशग्गुल है। आपको जानकारी दे दें, चबूतरों के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने से संरचनाएं कमजोर हो सकती हैं और वे ट्रांसफार्मर के भारी वजन और कंपन को नहीं झेल पाती हैं। इससे ट्रांसफार्मर के गिरने और नुकसान होने का खतरा लगातार बढ़ सकता है। वहीं विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता DN प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी है कि नए स्ट्रक्चर बनने के बाद क्षमता के अनुसार ट्रांसफार्मर रखे जाएंगे। घटिया निर्माण को लेकर जांच भी की जाएगी। यदि अनियमितता मिलने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और साथ ही उसे तुड़वाकर पुनः नया चबूतरा भी बनवाया जाएगा। देखिए, इसे एवरेज लागत लगभग 50,000 रुपये आती है। तो इसमें मानक कहीं है 100 के भी रखना है या आपको 250 रखना है कि 400 रखना है, 36 रखना है। इसके अनुसार हम लोग वहाँ तय करते हैं स्पेस के अनुसार और उसी पर ट्रांसफर रखा जाता है। इसमें काफ़ी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। ये सारे हमारे प्लेन जो सही रहें, एक बार बन जाए तो काफ़ी दिन तक वो चले। कितने है सर बनाए जा रहे हैं लगभग? अभी नए में हमको 72 प्लेन बनाना है। नए में 24-25 बिजनेस प्लान के काम है। पूरे हमीरपुर जनपद में 72 प्लेन नए बनने हैं। तो उसमें बना के हम लोग ट्रांसफार्मर जो है कुछ क्षमता वृद्धि के ट्रांसफार्मर रखे हैं, जहाँ के 100 के बीच हटा के 250 रखना है। कुछ अलग से ट्रांसफार्मर जो है ओवरलोडिंग वगैरह कम करने के अलग से ट्रांसफार्मर के लिए प्लेन बनाने के निर्माण कार्य चल रहा है। जैसे सर कुछ जगह पर उसमें मिट्टी भरकर पुराई कर रहे हैं। देखिए, उसको स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो है उसमें गिट्टी है और उसमें भस्सी है, मिट्टी भी है, लगा करके उसको जो है कूटते हैं। कूटने के बाद जो है उसको ऊपर ले करके उसमें बकायदे पानी वानी भर के उसको जो दबा देते हैं उसको काफ़ी। उसके बाद ऊपर जो है इसकी जो है सरिया वरिया लगा करके ऊपर से प्लिंथ ढालते हैं। और जिस जगह पर इस तरह से नहीं किया जा रहा उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं करना है, इसको नहीं मिले तो कार्रवाई करेंगे हम लोग। अगर इस तरह के संज्ञान में आता है कि ठेकेदार बदमाशी कर रहा है, ठेकेदार क्वालिटी नहीं मेंटेन कर, उसके हम लोग जो नियमानुसार उस पर कार्रवाई कराएंगे, पेनाल्टी काटेंगे। हमीरपुर खनन कारोबारियों की दमंगई से परेशान किसानों ने जाम लगाया है। किसानों की निजी जमीनों से खनन कारोबारी जबरन ओवरलोड ट्रकों की निकासी करा रहे हैं। किसान के लिए विरोध करने पर खनन कारोबारी जानमाल की धमकी भी दी जा रही है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि किसानों की फसलों को मोरिंग लदे ओवरलोड ट्रक चौपट कर रहे हैं। मुआवजा मांगने पर किसानों को खनन कारोबारी धमकी दे रहे हैं। नाराज सैकड़ों किसानों ने गांव के मुख्य रास्तों को भी जाम कर दिया है, विरोध किया है। ये मामला सरिला तहसील क्षेत्र के इछौरा झिटकरी गांव से सामने आया है।
फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।